क्या आप लोगों ने मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? ऐसा करें, आप अपने सब स्टूडेंट्स अपने अपने रोल नंबर्स मुझे बताना शुरू करें। सो आपकी अटेंडेंस मीनवाइल मैं मार्क कर लूँ, और जब तक स्टूडेंट्स आते हैं तो फिर हम बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सही बता। लेकिन मैंने जो लेट भी हुआ था, मैंने तो आपका एक्स्ट्रा भी क्लास। अच्छा, ऐसा है कि कई बार बीच में इंटरनेट का कनेक्शन लॉस हो जाता है। सो इफ़ आई लीव द मीटिंग ड्यू टू पुअर इंटरनेट कनेक्शन, तो आप ऐसा करें कि आप में से कोई स्टूडेंट जो है मीटिंग को लीव मत करें, क्योंकि अगर एक भी पार्टिसिपेंट इस लेक्चर के अंदर मौजूद होगा तो मैं इसको दोबारा इसी रूम को ज्वाइन कर सकूँगा जैसे ही मेरा इंटरनेट का कनेक्शन रिस्टोर होगा। मैं आप लोगों में से किसी को सुन नहीं पा रहा, तो आपका फिर मुझे जो रिस्पॉन्स है वो बाय ई टेक्स्ट जो सा है वही रिसीव होगा। नोट्स आप जो ये है इस स्लाइड्स में जो नोट्स नहीं बनते, आप बुक को फॉलो करें। आप इधर से नोट आप लोगों की टोटल स्ट्रेंथ क्लास की कितनी है? स्लाइड एज इट इज दे दूंगा, ऐसे में ऐसी ऐसी नो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन क्या नो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल हैं या नहीं? चलो ठीक है, फिर हम कोई 5-1 मिनट हम वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स का, अदरवाइज जो है फिर हम अपने टाइम के ऊपर क्लास शुरू कर देंगे। तो बाकी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है, आप लोगों का कौन सा सेमेस्टर है? तो आप लोगों का जो सा है इसमें कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है कैफ्यूट के अंदर, और स्पेशली एनवायरमेंटल साइंस के अंदर आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आपके एलएमएस पे आ जाएगी, एलएमएस को आपको एक्सेस करना है, उस पे आ जाएगी। सो आप लोगों ने अभी तक कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं, और स्पेसिफिकली फॉर जो है आपका एनवायरमेंटल से रिलेटेड कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो गए हैं? कोई इशू नहीं है, बस सब ना इंटरनेट वगैरह के लिए इशू होते हैं। हाल ही में मेरे पास मैंने आपके सीआर वगैरह मैथ्स वगैरह किए थे यूनिवर्सिटी में। मुझसे पहले भी मतलब लेक्चर स्टार्ट होने से पहले सब हमारे तो वो मसला नहीं है, थोड़ा सा टाइम टेबल। चलिए ठीक है, फिर मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अगर किसी ने ज्वाइन करना होगा तो वो ज्वाइन कर लेंगे बाद में। अदरवाइज जैसे आप 4 स्टूडेंट्स तो अवेलेबल हो तो आपकी अटेंडेंस मैंने मार्क कर ली है। अदरवाइज जैसे बाकी स्टूडेंट्स फिर उनकी अगर ज्वाइन नहीं की तो उनकी एब्सेंट मार्क में आएगी।
फिर आप सुबह आके पॉइंट सुबह मिल जाएगा आप नहीं मिलेगा तो आप लोगों के पता करिएगा आप पास किसी ऑफिशियल का क्लास आ जाते हैं क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? मसला नहीं है आपकी हो जाएगी ओके, आपका जो सब्जेक्ट है ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है और आपका जो फर्स्ट लेक्चर है बेसिक हम जो इंट्रोडक्शन है कॉन्सेप्ट और स्कोप हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का थोड़ा सा देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। आपको आवाज़ या स्लाइड अगर नज़र आ रही है तो आप मुझे बता दें, अदरवाइज वैसे तो मैं इसको मैनेज कर लूँ। अभी आपको लेक्चर की स्लाइड नज़र आ रही है कि मेरी मीटिंग की स्लाइड स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके, मैं इसको स्विच करता हूँ फिर, क्योंकि उस वक्त फिर आपके मेन बार मुझे मैसेजेस जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे, तो फिर मुझे स्विच करना पड़ेगा बिटवीन लेक्चर स्लाइड और जो है मीटिंग, तो वो फ्रिक्वेंटली मैं मैनेज करूँगा इसको आपके मैसेजेस देखने के लिए भी और आपको स्लाइड्स दिखाने के लिए। सो मीन वाइल वी कैन डिस्कस। अगर आप लोग अपने माइक ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर लें, बट आप अगर कोई डिस्कशन के लिए बोलना चाहें तो वन बाय वन बोलिएगा प्लीज़, डोंट मेक अ नॉइज़। असल में जो चीज़ फिजिकली दिखाई जाती है या फिर अभी जैसे लाइव बात है ना वो डिफरेंट होती है, वीडियो आप देख के शायद इतना ना सीख सकते। डू यू गेट माय पॉइंट? डिस्कशन हो रही होती है, बात कुछ नहीं होती है, तो वो प्रणाली से सीखते हैं। क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है? चलें ठीक है जी। अब मैं आपको अपना तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अतर है और बेसिकली जो है मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। मेरा बोथ बैचलर्स और मास्टर्स फ्रॉम यूटी लाहौर एंड जो मेरी पीएचडी है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये फ्रॉम यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पेट्रोनास मलेशिया। एंड मैंने जो है साल इंडस्ट्री में भी सर्व किया हुआ है और अभी रिसेंटली जो है मैंने केफ्यूड को ज्वाइन किया है एज ए विजिटिंग लेक्चरर। और अब आप जो है वन बाय वन अपना इंट्रोडक्शन दे दें और अगर काइंडली अगर आप माइक ऑन कर सकते हैं तो अपना माइक ऑन कर लीजिएगा उस पर, सो आई कैन हियर यू। किधर में हूँ सर? ठीक है, ठीक है सर। अपना थोड़ा सा बताएं आप कहाँ से ताल्लुक़ है? सर आई एम फ्रॉम सादिकाबाद। ठीक है, और आप अपने बारे में कुछ और बताना चाहें तो? वो सर यही है। अच्छा चले ठीक है। नेक्स्ट अरिशा। My name is Arisha Iqbal. I'm from Rahimia Khan. ठीक है, मिश्रा। I am Yusranis from Kanpur. नेक्स्ट। Assalamualaikum sir. Sir, my name is Kainat Fatma and I am from Premier Khan. मैट्रिक मैंने द एजुकेटर से किया था और इंटर स्पीयर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से। ठीक है, ओके। अब इंट्रोडक्शन तो हो गया, तो आप लोगों ने सबने अपना अपना शहर वगैरह तो बता दिया है, लेकिन किसी ने मुझसे मेरा शहर नहीं पूछा। तो बेसिकली जी मेरा ताल्लुक जो उनसे है लाहौर से है, तो मेरी जितनी भी ग्रूमिंग है या एजुकेशन है या जो मेरा जॉब एक्सपीरियंस है वो बेसिकली लाहौर से ही है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इस लेक्चर के लिए जो सा है मटेरियल आपने जो स्टडी करना है वो इस लेक्चर की स्लाइड्स हैं। उसके अलावा आपने एक दो बुक्स हैं, इसमें एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री फंडामेंटल्स है, इसका चैप्टर 1, उसके सर्टेन पेजेस हैं जो मैंने मेंशन किए हुए हैं। और दूसरी बुक एनवायरमेंटल साइंस की है मिलर की और इसके चैप्टर
3 का सेक्शन 3.2 है और इसके 2 से 3 पेजेस हैं जो आपने स्टडी करने हैं। अभी ये सारा मटेरियल जो लेक्चर स्लाइड्स हैं और जो ये फिर पेजेस ऑफ ईच बुक ये आपको LMS पे भी अवेलेबल होंगे और इसके अलावा ये मैंने अपलोड OCW के ऊपर भी कर दिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ देयर इज एनी कंफ्यूजन तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ये बेसिकली आपके कोर्स के कंटेंट्स हैं और सारी बुक्स हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आप इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द बुक्स आर इजीली अवेलेबल। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो मैं आपको एक लिंक शेयर कर देता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट में, तो आप यहाँ से ये बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक जो वेबसाइट है इसमें लास्ट पे जो मैंने IS लिखा हुआ है इसको IS RS और डिफरेंट इसके टाइम टू टाइम ये वेरी होते हैं डोमेन्स, तो अगर एक डोमेन काम ना करे तो दूसरा डोमेन कोई ना कोई काम कर रहा है। बाकी इस डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है कैफ्यूट की लाइब्रेरी की वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं और इससे आप अपनी कोई भी बुक जो है वो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहेंगे तो मैं कंप्लीट बुक्स अपलोड कर दूँगा LMS में या OCW में, बट उसमें एक कंडीशन हो सकती है कि अगर साइज़ लिमिट हो, इफ़ साइज़ लिमिट के अंदर होगा तो मैं पूरी बुक अपलोड कर दूँगा, अदरवाइज़ जो है वो आपको खुद से डाउनलोड करनी पड़ेगी कि उसमें एक डाटा साइज़ की एक मिनिमम लिमिटेशन होती है। So these are the contents for the lecture। हम 3 चीज़ें इसमें आज देखेंगे आज के लेक्चर में कि एनवायरनमेंट है क्या, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या चीज़ है और लास्टली पोल्यूशन क्या चीज़ है। सो हम स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट से। तो आप में से कोई स्टूडेंट जो आइडिया दे सके कि एनवायरनमेंट को डिफ़ाइन कर सके, आप जो बोलना चाहे वो अपना स्पीकर ऑन करें और अपना जो सा है व्यूज शेयर करें ताकि बाकी भी इसको सुन सके। प्लीज Sir, वन बाय वन। जी anything around us is called as environment. ओके जी खिज़र। ये सर हमारे लिए जो भी चीज़ है छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक वो हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, अच्छा अब आप दोनों की बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ है तो सराउंडिंग उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ समझ लें कि एनवायरनमेंट या सराउंडिंग जो सा है वो एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है। क्योंकि जब हम सराउंडिंग की बात करते हैं तो किसी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात की जाती है कि किसी चीज़ के सराउंडिंग में क्या है, उसको एनवायरनमेंट बोला जाता है। अगर कोई चीज़ ही अवेलेबल नहीं है तो एनवायरनमेंट भी कोई नहीं हो सकता। ठीक है, अब एनवायरनमेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, उसमें नेचुरल एनवायरनमेंट आ जाता है, वर्किंग एनवायरनमेंट भी आ जाता है। नेचुरल एनवायरनमेंट टिपिकली जिसको आप समझते हैं, जिसको हम अपनी दुनिया बोलते हैं, ये नेचुरल एनवायरनमेंट है। वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो टिपिकली किसी भी ऑफिस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, उसका एक अपना एक हिसाब किताब होता है, उसको वर्किंग एनवायरनमेंट बोला जाता है। तो अगर इसको आप टेक्निकली डिफाइन करेंगे एनवायरनमेंट को तो ये एक कंबाइंड व्यू होता है हमारी इस दुनिया का, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं और एट अ स्पेसिफिक टाइम, इसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू कैन आस्क। सो नेक्स्ट इज कि एनवायरनमेंट कितनी टाइप्स के। टिपिकली एनवायरनमेंट की टाइप्स काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपको 2 टाइप्स बता रहा हूँ, फिजिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट। अब कल्चरल एनवायरनमेंट में सोशल एनवायरनमेंट आ जाता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ जाता है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट आ जाता है। सो आप में से कोई जो सा है डिफाइन कर सकता है कि सोशल एनवायरनमेंट या सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होगा, कि उसको किस तरह हम डिफाइन करेंगे? सर सोशल इन्वायरमेंट जो होगा हमारा मेल जो लोगों के साथ ताल्लुकात होंगे वो सोशल इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। अच्छा, तो ये वेरी किस तरह करेगा? जी सर।
ये सोशल एनवायरनमेंट या कल्चरल एनवायरनमेंट है, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, इसमें वेरिएशंस तो होंगी, तो वेरिएशन कैसे आपको आइडिया होगा उनका? इस बारे में यानी इधर सर हम लोगों से मिलेंगे तो हमारा सोशल एनवायरनमेंट होगा ना? नहीं, वो बात ठीक है, लोगों से आप जो मिलना जुलना है या कल्चर है वो ही हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, लेकिन ये वेरी किस तरह करता है? देखें, डिफरेंट मुल्क हैं, उनमें या डिफरेंट शहर हैं, तो हर एक जगह के लोगों का अपना एक कल्चर होता है। अब जिस तरह लाहौर के लोग हैं, उनका सोशल कल्चर और है, इंडिया खान के लोग हैं, उनका सोशल कल्चर और है। तो ये इलाका से इलाके या कौमियत के ऊपर डिपेंड करता है। कौमियत चेंज हो जाए या इलाका चेंज हो जाए तो आपका सोशल कल्चर थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। जिस तरह आपकी लैंग्वेज होती है वो आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस वो वेरी कर जाती है। लाइक अब पंजाब है पूरा, उसके अंदर पंजाबी बोली जाती है, लेकिन अपर पंजाब के अंदर आपको कुछ और टोन लहजे में मिलेगी, सेंट्रल पंजाब में कुछ अंदर और लहजे में मिलेगी, और जो साउथ पंजाब है जो आपका इलाका है उसके अंदर आपको किसी और टोन में मिलेगी, जिसको आप सराइकी भी बोलते हैं। सराइकी भी बेसिकली पंजाबी ज़ुबान का ही एक लहजा है। तो बेसिकली ये आपका एक सोशल या कल्चरल एनवायरनमेंट है। से इसी तरह जो सा हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो पार्टी टू पार्टी वेरी करेगा या इलाका टू इलाका या कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अब दूसरा एनवायरनमेंट जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट है, और यही इस सब्जेक्ट का जो मेन फोकस है या हमारे इस एनवायरमेंटल केमिस्ट का जो सा है वो टारगेट है, वो फिजिकल एनवायरनमेंट है। फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर अब 5 डोमेन्स आ जाती हैं। इसमें एक आपकी है, ये आप राइट साइड पे जो फिगर देख रहे हैं, ये बेसिकली आपका अर्थ और इसके एनवायरनमेंट के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स को डिफाइन करती है। इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं कि लिथोस्फीयर है, और लिथोस्फीयर जो सी है वो यहाँ पे ग्राउंड में है, और ये आपकी सॉलिड अर्थ है, और मोस्टली जो मिट्टी वगैरह ये चीज़ें हैं, और इस चीज़ को आप लिथोस्फीयर बोलते हैं, और यही आपकी प्लांट लाइफ को सपोर्ट कर रही होती है। सेकंड इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर आपकी जितनी भी लिविंग है, बेशक वो पानी के अंदर है, खुश्की के ऊपर है, हवा के अंदर है, ये सारी चीज़ें बायोस्फीयर के अंदर आ जाती है। तो बायोस्फीयर बेसिकली दूसरे कंपार्टमेंट्स के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट कर रहा होता है। थर्ड वन इज़ हाइड्रोस्फीयर। इसमें आपके ज़मीन के पानी के जितने सोर्सेज हैं वो हाइड्रोस्फीयर उनका हाइड्रोस्फीयर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है। फोर्थ वन इज़ एटमॉस्फेयर। अब ज़मीन आपकी है, इस ज़मीन के इर्द गिर्द कुछ गैसेस हैं जिन्होंने इसको एक तरह से कवर किया हुआ है। तो यही गैसेस की कंपोजिशन प्लस और माइनस एट डिफरेंट लेवल्स चेंज होती है। जो सबसे लोअर लेवल पे या जो हमारे साथ इंटरेक्ट करती है, जिसको हम हवा बोलते हैं, इसमें नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ये एक आपका एटमॉस्फेयर बनता है। और लास्टली जो एंथ्रोस्फीयर है, बेसिकली ये फिजिकल चीज़ नहीं है, ये आप समझ लें कि ये एक सॉफ्ट फॉर्म की चीज़ है जो ह्यूमन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से जनरेट होती है, और बाकी ये चारों कंपार्टमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है। इन चारों पांचों कंपार्टमेंट्स को मैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा थोड़ा फर्दर एलेबोरेट कर दूंगा। तो अगर यहाँ तक से कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये भी फिफ्थ पार्टिसिपेंट है जो ज्वाइन हुए हैं, अपना इंट्रोडक्शन करवा दें प्लीज, स्विच बाय स्विचिंग ऑन योर माइक, एंड अपना रोल नंबर भी बता दें। सर जो न्यू आए हैं वो बताएंगे? जी जी जी, सिर्फ वही बताएंगे, बाकी सब तो अपना इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। जी सर। अहमद हुसैन साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? यस सर। जी, अपना रोल नंबर बता दें आप। सर मेरा रोल नंबर CHEN 1911 2006। 2006? यस सर। ठीक है, आप ऐसा करें कि अपना टेक्स्ट के अंदर भी अपना रोल नंबर लिख दें, रिकॉर्ड हो जाएगा।
तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट जो सो है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। बेसिकली मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जिनको हम अबायोटिक और बायोटिक थिंग्स कहते हैं। तो बेसिकली ये बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स जो हैं ये मिलके आपके एनवायरनमेंट को तख्लीक करती हैं। किसी अगर कोई एक भी चीज़ मौजूद नहीं है तो आपका एनवायरनमेंट जो सा है कंप्लीट नहीं है। अब बेसिकली जो हमने डिफरेंट कंपार्टमेंट्स एनवायरनमेंट के डिफाइन किए थे, 5 कंपार्टमेंट्स हैं। अब कुछ इसमें अबायोटिक है और कुछ बायोटिक है। अब मैंने इसमें मार्क तो किए हुए हैं कि कौन से अबायोटिक हैं और कौन से बायोटिक हैं, तो इसको कोई डिफाइन करेगा कि लिथोस्फीयर में बायोटिक क्यों नहीं है। क्योंकि उसमें रॉक्स वगैरह होते हैं और रॉक्स तो बायो वो नहीं होते, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, कि बायोटिक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं ना। ठीक है, व्हाट अबाउट हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर भी ऐसे ही वाटर होगा, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, तो अच्छा, वाटर कौन से लिविंग थी। अब बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर का कोई आपस में कनेक्शन है? सर बायो मीन्स लाइफ, बायोस्फीयर वो लेयर होती है कि जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, और तो प्लीज हाइड्रोस्फीयर। थोड़ा रिपीट करें, मैंने आपकी बात क्लियर नहीं समझ नहीं आई है। सर बायोस्फीयर, बायो मीन्स लाइफ, मतलब हम्म, कि वो लेयर के जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, और हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी वाली एक लहर होती है हाइड्रोस्फीयर। लाइफ भी तो तभी मुमकिन होती है जब पानी के बगैर तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता ना, तो ये लिंक करते हैं आपस में। बेसिकली देखें बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर किस तरह निकलेंगे। देखें, बायोस्फीयर है ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। तो अब कुछ लिविंग थिंग्स हैं जो खुश्की के ऊपर और कुछ पानी के अंदर हैं। तो जितनी इस तरह लिंक आप कर सकते हैं, जिस तरह जो मछलियाँ हैं वो हैं, तो वो बायोस्फीयर का पार्ट, वो लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन उनका लिविंग मीडियम जो सा है वो हाइड्रोस्फीयर है। उनका लिविंग मीडियम लिथोस्फीयर या एटमॉस्फेयर नहीं है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, ये शिराज चौपाई साहब अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें और अपना रोल नंबर भी नोट डाउन करवा दें। रोल नंबर 4 सर जी। आप ऐसा करें, अपना टेक्स्ट पे अपना रोल नंबर लिखते हैं। ठीक है, अब जो अबायोटिक और बायोटिक थिंग्स हैं ये मिलके आपके इकोसिस्टम को जनरेट करती हैं। जिस तरह मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है, तो ये इकोसिस्टम जनरेटर होता है। अब ये राइट साइड पे जो पिक्चर है ये बेसिकली एक एग्जांपल है इकोसिस्टम की। तो इस इकोसिस्टम की पिक्चर के अंदर आप मुझे डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा एनवायरमेंटल कंपार्टमेंट मौजूद है। इसमें लिथोस्फीयर कहाँ पे है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर वगैरह, ये आइटम पे जो से हैं कंपार्टमेंट्स इस फिगर के अंदर कहाँ कहाँ आप महसूस कर सकते हैं। सर ये जो ट्री के नीचे वाला हिस्सा आता है ये हाइड्रोस्फीयर में होगा? ये हाइड्रोस्फीयर में होगा। जी सर। ठीक है, आगे। आगे सर ऊपर से एटमॉस्फेयर। कहाँ पे? सर जमीन से ऊपर वाला जो होगा। जी, कोई और? सर जहाँ ऑक्सीजन वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर होगा। ठीक है। अच्छा जी, इसमें बायोस्फीयर कहाँ पे है? सर सारे ही है बायोस्फीयर। अच्छा जी, बायोस्फीयर बेसिकली आपका ये जो प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है और सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये आपके आ जाते हैं बायोस्फीयर, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है। ठीक है।
इसमें जो आपने कहा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये एटमॉस्फेयर का पार्ट आ जाते हैं। जो हाइड्रोस्फीयर है बेसिकली इसमें शो नहीं किया गया, लेकिन वाटर इज कमिंग, सो ये हाइड्रोस्फीयर का एक पार्ट है, लेकिन बेसिकली जो अंडर द ट्री है वो लिथोस्फीयर है। अब क्या इस पिक्चर के अंदर आप एंथ्रोस्फीयर देख सकते हैं? यस और नो? कैन यू हियर मी? क्या इस पिक्चर में एंथ्रोस्फीयर अवेलेबल है या नहीं? जी सर, है अवेलेबल। एंथ्रोस्फीयर कैसे अवेलेबल है? सर अवेलेबल नहीं है। सोच लें दोबारा। सर एंथ्रोस्फेयर में तो ह्यूमन एक्टिविटी होती है ना, इधर तो कोई एक्टिविटी ह्यूमन की हो ही नहीं रही, तो इसमें इसलिए नहीं है। बिल्कुल जी, सर इसमें ट्रे तो एंथ्रोस्फीयर। जी जी। सर, लेकिन ये जो ट्रे लगाया है ये भी तो ह्यूमंस ने लगाया है ना। तो जब जमीन पे इंसान मौजूद नहीं थे तब ट्रीज कौन लगाता था? ट्रीज तो तब भी मौजूद थे जब इंसान इस जमीन के ऊपर मौजूद ही नहीं थे। तो बेसिकली इस फिगर के अंदर एंथ्रोस्फीयर अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, ये रईस मोहम्मद नबी साहब अपना रोल नंबर जो सा है टेक्स्ट पे आप लिखते हैं, और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे सबको करवा दें कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। रईस साहब, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अच्छा जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, अब जो मैंने आपको 5 कंपार्टमेंट बताया उनको थोड़ा थोड़ा मैं एलेबोरेट कर देता हूँ। एटमॉस्फेयर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये थिन लेयर है गैसेस की जो हमारी अर्थ को एक तरह से इसने कवर किया हुआ है। तो इस एटमॉस्फेयर के बेसिकली डिफरेंट लेवल्स हैं, और हर डिफरेंट इनके नाम हैं जो कि डिफर करते हैं बेस्ड ऑन द अल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड केमिकल स्पीशीज़। लेकिन मोस्टली जो केमिकल स्पीशीज़ हैं वो मोस्ट और लेस सेम ही है। जाके जैसे कि देख सकते हैं कि नाइट्रोजन किसी न किसी शक्ल के अंदर हर रीजन के अंदर मौजूद है, ऑक्सीजन भी किसी न किसी शक्ल के अंदर मौजूद है। बाकी इनकी कंपोजिशन डिफरेंट है, या इनका आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी शेप डिफरेंट है। लाइक आप ट्रोपोस्फीयर के अंदर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन प्योर फॉर्म, जबकि मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के अंदर नाइट्रोजन इन अवेलेबल है नाइट्रिक ऑक्साइड की शक्ल के अंदर। इसी तरह ऑक्सीजन जो सा है 3 लेयर्स के अंदर तो इन प्योर फॉर्म अवेलेबल है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ये ओजोन की शक्ल में मौजूद है, जो कि बेसिकली एक प्रोटेक्शन लेयर है ज़मीन की। इसी तरह अब बात यह है कि हम ट्रोपोस्फीयर के अंदर तो सांस ले सकते हैं, लेकिन मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर में हम सांस नहीं ले सकते। उसके लिए हमें एक्सटर्नल एड की ज़रूरत होती है। तो उसकी क्या रीज़न? क्योंकि सर उसके अंदर ऑक्साइड्स होते हैं, ये डेंजरस होते हैं, इनसे सांस नहीं लिया जाता। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है, वो प्रोटेक्टिव तो होती है, लेकिन उस वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो सिर्फ सनलाइट की जो रेज होती है, मतलब जो डेंजरस होती है हमारे लिए, उनसे प्रोटेक्ट करती है ना हमें। और मीजो और थर्मो में नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये डेंजरस होता है इसलिए। नहीं तो मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर में ऑक्सीजन भी तो अवेलेबल है, तो लेकिन प्योर सर फॉर्म में। नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ स्पीशीज़ मेंशन की हैं। द रीज़न इज़ बेसिकली कि ठीक है, आपकी बात ठीक है किसी हद तक, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, लेकिन मैंने यहाँ पे कंपोजिशन मेंशन नहीं की। द मेजर थिंग
कि इसमें इन कंपोनेंट्स के अलावा ऑक्सीजन की जो है कंपोजिशन वो काफ़ी हद तक कम होती है और इंसानी जिस्म को एक सर्टन लेवल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है एयर के अंदर। इस तरह हमारे ट्रोपोस्फीयर के अंदर ऑक्सीजन 21% अवेलेबल होती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की बेसिकली कंपोजिशन में उसकी जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम उस स्फीयर के अंदर हम सांस नहीं ले सकते प्रॉपर्ली, तो इसलिए हमें एक्सटर्नल एयर की। तो यहाँ तक अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप बताएं। अच्छा जी, मैंने रईस साहब से पूछा था कि अपना रोल नंबर मेंशन कर दें ताकि उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। तो ये हमारी क्लास का नहीं है। रईस साहब हमारी क्लास के नहीं है। नहीं सर, वो एक स्टूडेंट था, उसकी आईडी ज्वाइन नहीं हो रही थी, शायद उसने किसी से किया लेकिन नेट का प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब हम इनको जो हमसे क्लास से आउट करते हैं। जी सर। ठीक हो गया। सेकंड जो सा है वो हाइड्रोस्फीयर है, और हाइड्रोस्फीयर बेसिकली जितना भी ज़मीन के ऊपर पानी मौजूद है, ये एक आपकी एक लेयर है एनवायरनमेंट की, इसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। मोस्टली इसमें जो सी भी आ जाती हैं, इसमें आपके समंदर भी आ जाते हैं, दरिया भी आ जाते हैं, झीलें, सारी चीज़ें आपकी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। और आपकी टोटल ज़मीन जो सी है उसका तकरीबन 70% हिस्सा जो सा वो पानी पे मुश्तमिल है किसी न किसी शक्ल में, जबकि जो 30% है वो आपकी ड्राई लैंड है। अब इस 70% में से आपका 97.5% जो सा आपका ओशंस पे मुश्तमिल है। अब जो ओशंस का पानी है वो बेसिकली खारा होता है, नमकीन होता है, तो इसलिए वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। जबकि आप बाकी आपका बचा 2.5% जो फ्रेश वाटर है, जो काबिल इस्तेमाल है, जो इंसान जानदार किसी भी किस्म के यूज़ कर सकते हैं। तो इस 2.5% में से भी आप समझ लें कि जो हमारी ज़मीन के ऊपर जो काबिल इस्तेमाल है वो सिर्फ तकरीबन 31% है। अगर आप इसको 30.8 को 2.5% से ज़रूरत दें तो ये टोटल परसेंटेज आ जाएगी आपके पास कि जो पानी हम ज़मीन पे यूज़ करते हैं किसी किस्म के जानदार। और इस 2.5% में से भी का मेजर हिस्सा जो सा है वो ग्लेशियर्स की शक्ल में है, जो बेसिकली काबिल इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं है अनटिल अनलेस के वो सनलाइट की वजह से उसमें वो पिघल जाए और वो दरियाओं के अंदर शामिल हो जाए, तो ही उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक सर्कल जो है वो चलता रहता है और आपके ग्लेशियर्स जो है डेवलप होते रहते हैं, बर्फ़ पड़ती रहती है, तो ये तकरीबन प्लस और लेस जो है मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका जियोस्फीयर है, और जियोस्फीयर बेसिकली इसके 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। जी सर, ये जो हमारे इर्द गिर्द जो हवा होती है, एयर होती है, ये भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होती है कि नहीं? क्योंकि एयर में ह्यूमिडिटी भी होती है। नहीं, इसमें जो आपकी हवा है ना वो बेसिकली आपके एटमॉस्फेयर का पार्ट है। उसमें आप एटमॉस्फेयर में देखें, आपने मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उसके अंदर ही कुछ कंपोजिशन होती है वाटर की जो एयर कैरी करती है बेसिकली, तो वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट नहीं। हाइड्रोस्फीयर बेसिकली वाटर सोर्स आ जाता है। तो एयर जो है वो बेसिकली वाटर सोर्स नहीं है, तो इसलिए इसको हम एटमॉस्फेयर में काउंट करते हैं, इसको हाइड्रोस्फीयर में काउंट नहीं करते। क्लियर हो गया आपको? यस सर, क्लियर। ठीक है जी। अच्छा जी, जो जियोस्फीयर है इसके बेसिकली 4 डिफरेंट समझ लेंगे, इसके आगे फर्दर जो 4 लेयर्स हैं, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है वो क्रस्ट है। और हालांकि इसकी अपनी जो थिकनेस है वो सबसे कम है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितनी भी ज़मीन के ऊपर आपका इन्वायरमेंट है, हाइड्रोस्फीयर है या एटमॉस्फेयर है, उसके साथ इंटरेक्शन क्रस्ट का ही होना होता है। जो बाकी लेयर्स हैं वो अंदर होती हैं और इनका डायरेक्ट जो है बाकी कंपार्टमेंट्स के साथ इनका कोई इतना लिंक नहीं है। लेकिन जो सा जियोस्फीयर का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो बाकी तीनों लेयर्स कवर करती हैं। अब जो सा क्रस्ट है इसके अंदर ये बेसिकली आपकी सॉइल को कवर कर रहा होता है। जितने आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं वो मोस्टली क्रस्ट या क्रस्ट से थोड़ा सा अंदर मेंटल की तरफ मौजूद होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डीप अंदर मौजूद नहीं होते।
तो इसलिए क्रस्ट जो सा है वो हमारे इंटरेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है जियोस्फीयर के अंदर। आगे जो सा है जी बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर पूरी अर्थ जो सी है आपकी वो बायोस्फीयर में आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर भी मौजूद हैं, आपके इस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुशी के ऊपर भी हैं और हवा में भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है ना वो बायोस्फीयर को जनरेट कर रही होती हैं। तो इसमें मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि जी बायोस्फीयर जो सा है वो कंटेन करती है जियोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर को, कहीं ना कहीं वो इंटरेक्ट कर रही होती है। अगर ये इसमें आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो पूछ लें या मैं आगे चलूं। सर जी सर जो रईस नवीद है वो हमारी क्लास के स्टूडेंट है, लेकिन वो किसी और की आईडी से कनेक्ट हो रहा है, तो उसे प्लीज ऐड कर दें। अभी रईस की मुझे जो सा है अभी किसने कहा था कि जी वो रईस हमारी क्लास का नहीं है, तो मैंने फिर उनको रिमूव कर दिया था। नहीं सर, वो हमारी क्लास के ही है, लेकिन वो किसी और की आईडी से होना चाह रहे हैं, इस वजह से। अच्छा, तो उनको कहें दोबारा मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें कि मैं उनको ऐड करता हूँ। ओके सर। और दूसरा ये कि अपना वो रोल नंबर वगैरह नोट करवाएं ताकि उनके अटेंडेंस में मार्क हो। अच्छा जी, अब जो लास्ट है ये एंथ्रोस्फीयर है, जो टेक्नोलॉजी या ह्यूमन इंटरेक्शन के ऊपर आ जाती है। तो जितनी भी ये मैंने फिगर्स राइट साइड पे जो मेंशन की हुई है, बेसिकली जितनी भी आपकी लेयर्स हैं हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, जियोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, कहीं ना कहीं ये आपस में इंटरेक्ट हो रही होती है। इसी तरह जो एंथ्रोस्फीयर जो ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी है वो हर एक कंपार्टमेंट के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही थी। लाइक आप कोई भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स है तो उनको भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पानी जो सा है वो इन प्लांट्स को इन भी होता है और पानी उनसे आउट भी होता है। तो वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के इस कंपार्टमेंट को डिस्टर्ब भी करती हैं हाइड्रोस्फीयर को, और यूज़ भी करती हैं। इसी तरह जो आपका एटमॉस्फेयर है इसमें भी इनका अमल दखल किस तरह होता है कि जिस तरह की गैसेज हैं वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो गैसेज की शक्ल में निकल देते हैं वो आपके एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से आजकल हम सुनते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है या आपकी ओजोन की लेयर डिस्टर्ब हो रही है। अब बात यह है कि ये चारों पांचों कंपार्टमेंट्स जो से हैं आपस में इनका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कनेक्शन होता है, और उसमें बेसिकली केमिकल एक से दूसरे कंपार्टमेंट में मूव करते हैं और इसी मूवमेंट की वजह से जो है ना आपकी पोल्यूशन वगैरह क्रिएट हो सकती है या आपके रिसोर्सेज का यूजेज हो सकता है इस बेसिकली मूवमेंट ऑफ द केमिकल्स। अब जी ये एनवायरनमेंट का पार्ट तो हमने कर लिया खत्म। नेक्स्ट पार्ट है आपका व्हाट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है क्या चीज़। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। क्लियर है सर। अच्छा जी, ये रईस साहब ने भी दोबारा ज्वाइन नहीं किया, अगर उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो उनको कहे कि जो कनेक्शन है वो दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड कर सर दें। जी सर, आपने जो ट्री वाली पिक्चर दिखाई थी और आपने कहा था कि जो ट्री पहले होते हैं तो उनमें तो एंट्रोस्फेयर ना हुई ना, तो जो ट्री खुद हमने लगाया उसमें तो हुई ना। देखिए वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन बेसिकली जो एंथ्रोस्फीयर है वो ह्यूमन एक्टिविटी आ जाती है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट। ये जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं ये बेसिकली एंथ्रोस्फीयर का पार्ट नहीं होता, ये ह्यूमन इंटरेक्शन है इन टर्म्स ऑफ कि इंसान जो भी काम अपने फ़ायदे के लिए करता है, इंसान अपने काम के लिए फ़ायदे के लिए क्या करता है, वो किसी का कारोबार करता है या कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई ऑफिस बनाता है, तो ये चीज़ें जो सा है या अपने घर रिहाइश के लिए जो चीज़ें बनाता है, घर बनाता है, तो वो एनवायरनमेंट के साथ किस तरह कनेक्ट हो रही होती है। तो बेसिकली ये एंथ्रोस्फीयर एक चीज़ आ जाती है, एक लेयर है, लेकिन ये जिस तरह आप कह रहे हैं ना लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, तो ये उनकी तरह किसी हद तक आपको नज़र भी आती है फिजिकली और कहीं पे भी फिजिकली नज़र नहीं भी आती। और सबसे ज़्यादा जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती है वो एंथ्रोस्फीयर ही है। क्या आपको पॉइंट क्लियर है या अभी नहीं?
क्लियर है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है क्या चीज़। तो आप में से किसी कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या चीज़ है। सर इन्वायरमेंट में जो भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं उनको स्टडी करना। और कोई? और सर इसके कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे एटमॉस्फेयर के उसमें। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं कि सर एनवायरमेंटल किस तरह जी और जी हम किस तरह केमिस्ट्री को यूज करके अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो सा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, चलो इससे पहले हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कि एनवायरमेंटल साइंस जो सा है ये एनवायरनमेंट की स्टडी है। इसमें उनके सारे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और उनका इंटरेक्शन कैसे होता है इन कंपोनेंट्स का, ये एनवायरमेंटल साइंस है। इकोलॉजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम जो सा है इंटरेक्शन स्टडी करेंगे ऑर्गेनिजम्स का और उनके एनवायरनमेंट का, क्योंकि इकोलॉजी तो मैंने आपको बता दी क्या चीज़ है, आपके लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिलके आपका इकोसिस्टम या इकोलॉजी को जनरेट करते हैं। तो उनके इंटरेक्शन जो से हैं वो इकोलॉजिकल केमिस्ट्री, और उनकी केमिस्ट्री क्या है या वो उनके केमिकल्स किस तरह इंटरेक्ट आपस में कर रहे होते हैं, तो उसको इकोलॉजिकल केमिस्ट्री के अंदर वो डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट है जी टॉक्सिकोलॉजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो टॉक्सिक हैं, टॉक्सिसिटी बेसिकली ये है कि जो आपके हर एक का एक लेवल होता है, कंसंट्रेशन लेवल होता है जो आपको हार्म कर सकता है। अगर वो उससे ऊपर चला जाए तो वो एक टॉक्सिक लेवल आ जाता है। तो उसके जो सा केमिस्ट्री है कि ये किस वजह से आता है, ये उनकी क्या कंडीशन होती है कि ये सब्सटेंसेस टॉक्सिसिटी लेवल पे आ जाते हैं। तो उसको जब हम स्टडी करते हैं उनका इंटरेक्शन जो सा है कि हमारे बायो ऑर्गेनिज्म के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है वो टॉक्सिकोलॉजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है जी एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री और एक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसमें कोई थोड़ा सा अगर कोई डिफरेंस आप में से बताना चाहे तो। सर इसमें बायोकेमिस्ट्री आ जाती है, मतलब इसमें लाइफ भी अंदर इंक्लूड होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में तो वैसे ही जनरल एक जिस तरह दूसरे केमिकल्स वगैरह होते हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल आपने बिल्कुल सही एलैबोरेट कर दिया। जब आप बायोकेमिस्ट्री में आ जाते हैं तो उसमें आपके जितने भी बायो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि सिंपल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम जस्ट एनवायरनमेंट के ऊपर अपने केमिकल्स को स्टडी करते हैं या उनका किस तरह वो इंटरेक्ट कर रहे हैं या वो किस तरह पोल्यूट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जब इसी के साथ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स इंक्लूड कर देते हैं फॉर मेकिंग सम एनालिसिस ऑफ द सैंपल्स, तो वो एनवायरमेंटल एनालिटिकल केमिस्ट्री बन जाती है। बेसिकली ये एनालिटिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है एनवायरनमेंट के लिए। तो आपका जो एनवायरमेंटल केमिस्ट होते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं लाइक वाटर पोल्यूशन आ जाती है, एयर पोल्यूशन आ जाती है, नॉइस पोल्यूशन आ जाती है, तो इन चीज़ों को हम किस तरह टारगेट कर सकते हैं या इनको डील किस तरह कर सकते हैं, तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है एनवायरमेंटल केमिस्ट का। इसी तरह जो सा है कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ ये पोल्यूशन ही है ये जो एनवायरमेंटल केमिस्ट का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें पोल्यूशन से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। और पोल्यूशन जो सा है वो बेसिकली रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। साइंस के अंदर आप बेसिकली बहुत सारी टर्म्स देखेंगे और वो आपको सारी रिलेटिव मिलेंगी, एब्सोल्यूट नहीं है। पोल्यूशन भी एक तरह से रिलेटिव टर्म इसलिए है कि पोल्यूशन एक चीज़ का ऑपोजिट है। अब जब आप ऑपोजिट में आ जाते हैं, दो चीज़ों का कंपैरिजन में आ जाते हैं, तो वो चीज़ें रिलेटिव हो जाती हैं, एब्सोल्यूट नहीं होती। जिस तरह ज़िंदगी है तो मौत है, तो बेसिकली ये दोनों रिलेटिव हैं। अगर एक चीज़ हरकत नहीं कर सकती तो हम ये कह देंगे कि जी इस पर मौत तारी हो गई है, उसमें ज़िंदगी की रमक मौजूद नहीं है। तो ये बेसिकली एक रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट है। तो सेम पोल्यूशन है। एक पोल्यूशन क्या है कि जी नेचुरली आपकी चीज़ें हैं मौजूद, लेकिन उनका जब तवाज़न बिगड़ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो वो आपकी पोल्यूशन है। क्या आपको ये डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन समझ आ गई है? यस सर।
ठीक है जी। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में 5 एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करते हैं कि नेचुरल प्रोसेसेस की केमिस्ट्री क्या है इन बायोस्फीयर, पूरी लिविंग के अंदर किस तरह ये नेचुरल जो प्रोसेस हैं उनकी केमिस्ट्री किस तरह चलती है, इसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। सेकंड है कि पोल्यूशन प्रोसेसेस हैं, बेसिकली होते हैं तो ये भी केमिकल प्रोसेसेस हैं या केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होती है, सम रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से इनकी जो केमिस्ट्री है पोल्यूशन प्रोसेसेस की वो भी इसका एक एस्पेक्ट है। और जब आपने देख लिया कि पोल्यूशन हो रही है तो उन या पोल्यूटेंट्स हैं तो उनका जब एनालिसिस करते हैं तो उसकी भी एक वो एनालिसिस भी थ्रू सर्टेन टाइप ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट या केमिस्ट्री की टेक्निक्स के थ्रू हम करते हैं, तो वो जो सा है हमारा आ जाता है कि केमिस्ट्री अप्लाई टू द एनालिसिस ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड नेचुरल कंपाउंड्स। जब आपने एनालिसिस कर लिया, आपने डिफाइन कर लिया कि जी आपका कितना लेवल है पोल्यूशन का, तो फिर ही आप इस काबिल हो कि आप उसको ट्रीट कर सकें या उसकी रेमेडी को डिफाइन कर सकें। और लास्ट है जी ग्रीन केमिस्ट्री, जो आजकल बहुत ज़्यादा इसका जोर है कि सारी दुनिया जो है ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर फोकस कर रही है। ग्रीन केमिस्ट्री बेसिकली ये होता है कि आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ें हार्मफुल हैं उन चीज़ों को आप किसी ना किसी तरह अवॉइड कर लें या कम कर लें, ये बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री है। तो इन सारी को हम जल्दी से कवर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर इन 5 एस्पेक्ट्स को। सो ये आप फिगर देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, लाइक आप देख सकते हैं कि जी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसके अलावा रिडक्शन रिएक्शन है, ये है तो केमिस्ट्री के रिएक्शंस, लेकिन ये नेचर के अंदर भी हो रहे होते हैं। इसमें से कुछ रिएक्शन है आप देखेंगे कि वो नेचुरली हो रहे हैं और कुछ हमारे ह्यूमन मेड रिएक्शन होते हैं। लाइक हम जब इंडस्ट्री लगती है तो इंडस्ट्री के कुछ एफ्लुएंट्स होते हैं, लाइक कुछ गैसेस जो उनसी इंडस्ट्री से निकलती हैं, तो वो जब एनवायरनमेंट में जाती हैं तो वो बाकी केमिकल्स के साथ सर्टेन कंडीशंस के ऊपर रिएक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो उनसे एक एनवायरनमेंट ऐसा जनरेट होता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। लाइक आप ये देख लें कि एसिड रेन है, इसमें होता क्या है कि जी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है एफ्लुएंट से एज एन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट निकलती है, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो एक एसिड बना देती है। जब वो ज़मीन पे आता है तो वो एसिड जो है वो आपको हार्मफुल हो जाता है। तो बेसिकली इस रिएक्शन की केमिस्ट्री की जो है वो इस सब्जेक्ट के अंदर कवर किया जाता है। नेक्स्ट है कि केमिस्ट्री पोल्यूशन प्रोसेसेस की, ठीक है। अब बात है कि जो आपकी एनवायरनमेंट के अंदर केमिकल्स मौजूद हैं और यही केमिकल्स प्लस और माइनस इंडस्ट्री से या किसी भी तरह से इंसानी एक्टिविटी की वजह से भी ये एनवायरनमेंट में शामिल हो रहे होते हैं। लेकिन अब पोल्यूशन किस तरह जनरेट होती है, वो पोल्यूशन इस तरह जनरेट होगी कि जब इन्हीं केमिकल कंपाउंड्स का कंपोजिशन लेवल चेंज हो जाएगा या तवाज़ुन बिगड़ जाएगा किसी हद तक, तो ये आपकी पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगी। अब होती मोस्टली जो सी है वो पोल्यूशन होती ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है, ऑल्दो ये नेचुरल साइकिल्स की वजह से भी होती है, लेकिन नेचुरल साइकिल्स का एक सर्टन प्रोसीजर होता है, वो एक स्लो प्रोसीजर चलता है, जबकि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो जाती हैं जो पोल्यूशन को क्रिएट करती है। और जब आपकी पोल्यूशन जो है एक दफ़ा आपने केमिकल्स का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, तो ये अल्टीमेटली जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ज़मीन के ऊपर, अगर वो इंसान हो, जानवर हो, पौधे हों, उनकी ज़िंदगी को के लिए एक हेल्थ हज़ार्ड बन जाता है। लाइक आप ये देखेंगे कि जब CO2 बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में हो जाती है तो उसकी वजह से इंसानों के लिए या जानवरों के लिए सांस लेना मुश्किल होता है। और अगर उस वक़्त आपके ज़मीन के पौधे मौजूद होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर सकेंगे। लेकिन होता क्या है कि एक तरफ तो हम इंडस्ट्री लगाई जा रहे हैं और उसकी वजह से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा तेज़ी से एज एन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आ रही है, लेकिन उसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए हमें एक जंगलों का सफाया करना पड़ता है, जिसकी वजह से जंगल जो है ज़मीन पे कम हो रहे हैं, तो CO2 कंज्यूमर जो है कम हो रहे हैं, जबकि CO2 प्रोड्यूसर ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये बेसिकली एक तवाज़ुन बिगड़ जाता है जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होती है। तो इस पोल्यूशन प्रोसेस की जो केमिस्ट्री है ये भी इस सब्जेक्ट का एक पार्ट है। थर्ड वन है कि जी हमें इन पोल्यूटेंट्स का एनालिसिस करना होता है। लाइक आप किसी जगह रह रहे हो तो लोग सबसे पहले देखेंगे कि वहाँ पे जो वाटर है या एयर है तो उसका लेवल क्या है। आप किस तरह डिफाइन करेंगे कि वो हेल्थियर है या वो अनसेफ है। तो
उसके लिए आपने कुछ सर्टेन केमिकल एनालिसिस करने होते हैं, तो वो जितने भी एनालिसिस हैं वाटर के हों, सॉइल के हों, एयर के हों, तो उनको भी एक सर्टेन केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसकी स्टडी जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक एस्पेक्ट आ जाती है। यहाँ तक किसी और क्वेश्चन? आप मुझे वॉइस पे बता देंगे, फिर मुझे स्विच करना पड़ता है स्क्रीन को मैसेज देखने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने देख लिया कि जी जब आपके पोल्यूटेंट्स निकलते हैं आपके एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, तो आपने कोशिश करना होता है कि आप उनको ट्रीट कर सकें, तो जो सा ये आपके एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब ना कर सकें। तो इसकी जो केमिस्ट्री होती है उसको भी हमने थ्रू केमिकल रिएक्शन ही बेसिकली कंट्रोल करना होता है, या किसी तरह हमने उसको रोकना, या तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम उसको लेस कर दें उस कॉन्टैक्ट को, आपके पोल्यूटेंट को इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन के साथ उसका इंटरेक्शन मिनिमाइज कर दें, या फिर हम इंटरेक्शन को बिल्कुल ही जो है ख़त्म कर दें। तो ये थ्रू सर्टेन केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसमें जो साइड पे मैंने एक पिक्चर दी है केमिकल्स की, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस तरह इंडस्ट्री में अगर किसी ने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री देखी है तो उसमें एक अमोनिया का स्टोरेज टैंक होता है। अगर किसी ने देखी है तो बता दें। जी सर देखिए। अच्छा, वहाँ पे आपने कुछ देखा है अमोनिया स्टोरेज टैंक होता है? जी सर। वो स्टोरेज टैंक सारी इंडस्ट्री के साथ होता है कि अलग से होता है? सर वो थोड़ा दूर होता है। दूर तो होता है, तो दूर होने की कुछ खास वजह? सर मैंने जो देखा था वो जो अमोनिया का प्लांट था ना, उससे वो थोड़ा दूर बनाया हुआ था अमोनिया टैंक के। उसकी वजह ये होती है कि अगर अमोनिया जो है टिपिकली स्टोर की जाती है लिक्विड फॉर्म के अंदर, और वो एक काफ़ी तकरीबन आप समझ लें इसका टेम्परेचर होता है -35 सेल्सियस अराउंड, प्लस और माइनस 5 नॉट अराउंड। तो टेम्परेचर उसका इतना लो होता है जिसपे वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो अगर वो बाय चांस उस टैंक से लीक हो जाए, तो जब वो लिक्विड अमोनिया बाहर आएगी तो वो फ़ौरन डिस्पर्स होकर गैसियस फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर बाहर एनवायरनमेंट का अराउंड 25-30 होगा, तो वो गैसियस फॉर्म में आएगी। जब गैसियस फॉर्म में आएगी तो एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करेगी, और इसका इतना होता है कि ये आपकी फ़ौरन आपके सांस के साथ जब शामिल होगी हवा के साथ मिलके, तो ये आपको चुभना शुरू कर देगी और आपको बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट्स होंगे। तो उसके रोकने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, इसको एक दूर बनाया जाता है। और दूसरा चीज़ हम ये कर सकते हैं कि इसको कम करने के लिए उसके गिर्द एक फॉर्म सिस्टम लगाया जाता है। जैसे ही अगर कोई अमोनिया लीक हो तो वो एक खास जगह बनी होती है, एरिया जिसको हम बंद कह रहे हैं आप, एक एक डेप्थ के अंदर एक उसको बनाया जाता है। तो उस जैसे ही अमोनिया लिक्विड फॉर्म में स्पिल होना शुरू होती है उस डाइक के अंदर, तो हम उसके ऊपर एक फॉर्म स्प्रे करते हैं। फॉर्म स्प्रे क्या होता है, आपके अमोनिया के एयर के साथ रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, उसके ऊपर एक लेयर बना देता है जिसकी वजह से आपका अमोनिया एयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। जब वो एयर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा तो आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको मतलब वो हार्मफुल नहीं रहेगा। तो हम यही करते हैं कि हम उसको एक बेसिकली केमिकल रिएक्शन ही है एक तरह से, कि वो उसके ऊपर अपनी एक लेयर जनरेट कर दे या इसके साथ इंटरेक्ट करके और कोई केमिकल बना दे। सर जो लेयर जनरेट करते हैं उसे इंसुलेशन कहते हैं। आप इंसुलेशन कह सकते हैं, जिस तरह मैंने कहा ना कि लेस डेंजरस कर सकते हैं या न्यूट्रल कर दें। तो ये एक तरह से दोनों चीज़ें आती हैं, हम उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मोस्टली जितने फॉर्म होते हैं ना वो न्यूट्रल नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक लेयर तो बना देते हैं, तो वो उसको लेस डेंजरस बना देंगे कि हवा के साथ कम से कम इंटरेक्शन। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट जो है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री में ये है कि जी आपके सर्टन रिएक्शंस जो से हो रहे होते हैं, उन रिएक्शंस को या तो हम चेंज कर दें। उसमें ये हो सकता है कि हम एफ्लुएंट्स ऐसे हों कि जो मिनिमम हार्मफुल हो, या उनका जो रिएक्शन है जो केमिस्ट्री वो जनरेट करे, जो प्रोडक्ट्स उनकी जनरेट हो उन एफ्लुएंट्स की या पोल्यूटेंट्स की, वो ऐसी हो कि वो लीस्ट हार्मफुल हो। मैं अब इसकी एग्जांपल मेरे पास एज इट इज़ एनवायरनमेंट से तो एग्जांपल नहीं मैं ला रहा, अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मिथाइल मेथाक्राइलेट प्रोसेस की है जो बेसिकली इंडस्ट्री में बनाया जाता है, डिफरेंट रूट्स के साथ बनाया जाता है। तो इसमें हम रूट्स का बेसिकली करते हैं कंपैरिजन।
तो हम ये देखते हैं कि जी इसमें से कौन सा लीस्ट हार्मफुल रूट है या कौन सा आपका रॉ मटेरियल है वो लीस्ट हार्मफुल होगा तो निस्बत अदर प्रोसेस के, या अगर जो बाकी प्रोसेस हैं उनमें हम देखेंगे कि उसका जो उसके थ्रू अगर हम इसी प्रोडक्ट को जनरेट करवाएं तो वो कितनी हार्मफुल होंगी, और उनका फिर हम आपस में कंपैरिजन करेंगे, उसमें से जो सी लीस्ट होती है हार्मफुल उसको फिर चूज़ किया जाता है। तो बेसिकली हम मिनिमाइज जहाँ पे नहीं कर सकते, जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्पिल में, तो फिर हम कोशिश यही करते हैं, हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जो स्पिल में हम कह रहे थे कि हम एक फॉर्म जनरेट करते हैं, बेसिकली वो भी एक प्रिवेंशन की एग्जांपल है। तो ग्रीन केमिस्ट्री बेसिकली मिनिमाइजेशन और प्रिवेंशन प्रिंसिपल्स के ऊपर ऑपरेट कर रही होती है। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है कि पोल्यूशन क्या है। वैसे तो मैंने किसी हद तक ये पहले बता दिया है कि पोल्यूशन है क्या चीज़। बेसिकली ज़मीन पे आपका एक रिजर्वायर है और इसमें कुछ आपकी इनपुट्स आ रही होती हैं, कुछ आउटपुट्स हैं। अगर आपकी इनपुट ऑफ रिसोर्सेज जो सा है, आउटपुट जो सी कि आपका रिजर्वायर है उसके बराबर है, तो बेसिकली आपका सिस्टम स्टेडी स्टेट जाता है। लेकिन जब आपकी इनपुट ऑफ सोर्सेज वो ज़्यादा हो जाएगी आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट्स के, तो होगा क्या कि वो आपकी जो चीज़ें हैं वो आ तो रही हैं सिस्टम में, लेकिन वो जा रही हैं, तो वो ऐसा ऐसा पाइल अप होना शुरू हो जाती है आपके सिस्टम में। जब वो पाइल अप होती हैं तो वो बेसिकली आपके केमिकल कंपोजिशन के बैलेंस को डिस्टर्ब करती हैं और इसी को पोल्यूशन करते हैं। अब दूसरी चीज़, आपकी एनवायरनमेंट का जो इकोलॉजी का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो दो वजह से डिस्टर्ब होता है। आइदर आपकी इनपुट आउटपुट से ज़्यादा हो जाए या आपकी इनपुट आपकी आउटपुट से कम हो। अगर इनपुट आउटपुट से ज़्यादा होगी तो पोल्यूशन होगी, और अगर इनपुट आपकी थोड़ी हो जाएगी लेकिन आउटपुट जो से आपके रिजर्वायर की या आपके इकोसिस्टम की जो ज़्यादा है, तो आपके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। लाइक इसकी एग्जांपल ये है कि आज से 50 साल 60 साल पहले आप देखते थे कि इंडस्ट्री बहुत थोड़ी थी, तो आपके या गाड़ियों की तादाद बहुत थोड़ी थी, तो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल थोड़ा था। आज जब से आपके फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये आपके बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज जो से आपके तेल के कुएँ जितने हैं उनका आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, वो भी जिनका वो जब डिप्लीट होना शुरू हो गए। इसी वजह से दुनिया जो से आज जाना शुरू हो गई है कि हम इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाएं, रिसोर्सेज को डिप्लीट ऑलमोस्ट कर दिया। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो बताएं, अगर फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है सर। ठीक है, ये पोल्यूशन की डेफिनेशन है, बस तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि पोल्यूशन होती क्या। तो पोल्यूटेंट है बेसिकली होता है ये सब्सटेंस नेचर में भी मौजूद है और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी आ जाता है, लेकिन होता ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इसकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है या बढ़ जाती है नेचर के अंदर, जिसकी वजह से आपका एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट आता है एनवायरनमेंट के ऊपर या एनवायरनमेंट में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जो चीज़ ग्रेटर क्वांटिटी में आ जाए अदर देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, तो वो एक पोल्यूटेंट आप कंसिडर कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिकली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनको हम कंटेमिनेंट कहते हैं। होती ये भी पोल्यूटेंट की एक टाइप ही है, लेकिन इसको प्रॉपर जो साइंटिफिक नेम है उसको हम कंटेमिनेंट कहते हैं। अब आप ये भी समझ सकते हैं जो कंटेमिनेंट्स की केमिकल कंपोजिशन बेसिकली पोल्यूटेंट्स का ही एक पार्ट होती है। लाइक जिस तरह इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो सब निकलते हैं, होता वो वेस्ट वाटर है, लेकिन उसके अंदर वाटर, उसमें भी वाटर है, लेकिन उसके साथ कुछ और चीज़ें मिली होती हैं जो कंटेमिनेंट के तौर पे एक्ट कर रही है। फाइनली जो सा है रिसेप्टर है, जो सी चीज़ इफेक्ट करती है एक पोल्यूटेंट की वजह से या पोल्यूशन प्रोसेस की वजह से, वो रिसेप्टर कहलाती है। लाइक आपका एनवायरनमेंट है या आपका हाइड्रोस्फीयर है, ये चीज़ें आपके रिसेप्टर आ जाती हैं। अच्छा जी, आगे पोल्यूशन जो सा है ये बेसिकली चेंज है नेचुरल क्वांटिटी का। तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि क्वांटिटी बेसिकली क्वांटिटी और क्वालिटी
जब आपकी क्वांटिटी डिस्टर्ब होगी तो आपकी क्वालिटी लाजमी डिस्टर्ब होगी। इन्वायरमेंट की लाइक एयर है, उसमें एक सर्टन आपकी ऑक्सीजन मौजूद होना चाहिए, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी चेंज हो गई है, ऑक्सीजन आपकी कम हो गई है एयर के अंदर, तो बेसिकली वो क्वालिटी जो सी है एयर की वो हेल्दियर नहीं है फॉर ह्यूमंस। तो बेसिकली क्वांटिटी और क्वालिटी आपस में रिलेट कर रही होती है। तो इसमें जो सा है बेसिकली 3 फैक्टर हैं, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल, जो पोल्यूशन को कॉज कर रहे होते हैं। अब फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आपका नेचुरल चीज़ें भी आ जाती हैं जो शॉर्ट टर्म हो सकती हैं, लाइक आपके सैलाब आ जाते हैं या आंधियाँ आ जाती हैं। बेसिकली ये आपके जिस तरह जब अगर आंधी आएगी तो ये आपकी मिट्टी या इस तरह के और पार्ट्स को एयर के अंदर डिस्पर्स करेगी, जिसकी वजह से आपकी एयर की क्वालिटी डिस्टर्ब होगी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम नेचुरल प्रोसेस की वजह से ये बैलेंस हो जाती है। इसी तरह जो जब क्लाइमेट चेंज होता है जो हमारा होता, तो बेसिकली ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है, लेकिन ये जो सा लॉन्ग टर्म होता है और इसका इफेक्ट जो सा लॉन्ग टर्म होता है। तो बेसिकली केमिकल और फिजिकल, अगर ह्यूमन मेड ये क्लाइमेट चेंज है, ये केमिकल फैक्टर्स की वजह से ही हो रहा होता है, लेकिन इसको हम चूँकि क्लाइमेट चेंज खुद भी यानी कि होता है और इन एक्टिविटीज़ की वजह से भी चेंज होता है, तो इसको हम लिंक भी कर सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि ये एक अलग से चीज़ है। केमिकल फैक्टर्स जितने हैं आपके, ये बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से मोस्टली क्रिएट होते हैं, क्योंकि हम जो इंडस्ट्री में केमिकल्स की क्रिएशन का काम करते हैं और उसकी वजह से कुछ बाय प्रोडक्ट्स जनरेट होती हैं। तो ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये आपके जब एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं तो आपके एनवायरनमेंट की जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनके बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती हैं। लास्टली है जी बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें आ जाती है कि जिस तरह हम दरख्त काट रहे हैं तो ये बेसिकली है तो ह्यूमन एक्टिविटी, लेकिन ये बायोलॉजिकल फैक्टर है कि जब आप दरख्त काटते जाते हैं तो आपका एनवायरनमेंट जो सा है वो CO2 कंज्यूमर्स कम हो जाएंगे। इसी तरह इकोसिस्टम में कुछ चीज़ें हैं लाइक हम जानवर हैं, ये दरख्त हैं, इनका होना मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एक ख़ास अमाउंट से नीचे चले जाएंगे तो आपका इकोसिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होगी। चीज़ें आप समझ लें कि अनडिजायर्ड चीज़ें पाइल अप होना शुरू हो जाएंगी सिस्टम में। अब अनडिजायर्ड हम किस हवाले से हैं, उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट होता है, लाइक जो लिविंग बीइंग्स हैं वो कॉन्टेक्स्ट है और उनके हवाले से हम देखते हैं कि जो बैलेंस रिक्वायर्ड है वो डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर डिस्टर्ब हो रहा होगा तो वो बेसिकली पोल्यूशन क्रिएट होगी। अच्छा जी, आप पोल्यूटेंट्स के 2 टाइप के सोर्सेज हो सकते हैं, ये नेचुरल हो सकते हैं या मैन मेड हो सकते हैं। अब नेचुरल में आपने देखा होगा कि ये आतिशफिशा जो उनसे होते हैं, ये भी जब एक आतिशफिशा पहाड़ फटता है तो इसकी वजह से कुछ गैसेस भी जनरेट होती हैं और इसकी वजह से कुछ सॉलिड भी जनरेट होते हैं। जो लावा होता है वो आपकी ज़मीन को, सॉइल को, उसकी केमिस्ट्री को या उसके जितने केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी को डिस्टर्ब करेगा। इसी तरह जो उनसे इससे वोल्केनो एक्टिविटी में जो गैसेस जनरेट होती हैं, जब ये एनवायरनमेंट में जाएंगी तो आपकी एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करेंगी। इसी तरह डस्ट है या CO2 है, ये भी आपके एयर को किसी हद तक डिस्टर्ब करती हैं। और जो मैन मेड है बेसिकली इसमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स भी आ जाते हैं और इसमें सिविलाइजेशन एफ्लुएंट्स भी आ जाते हैं। सिविलाइजेशन एफ्लुएंट्स लाइक हम अपने घरों के अंदर एक नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और उनमें भी हम कुछ पोल्यूशन, इंसानी फजला जो उनसी है या जानवरों का फजला, ये चीज़ें शामिल हो रही होती हैं। तो ये भी बेसिकली एफ्लुएंट ही है, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम डिके प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि इनका डिके प्रोसेस स्लो होता है। दूसरी बात ये कि ये इनमें बायोकेमिकल कंपाउंड्स कम होंगे। इसमें मोस्टली ऐसे होते हैं केमिकल कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, जिसकी वजह से इनका डिके प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, क्योंकि इसके बाद फिर हम लास्ट इसको वाइंड अप करते हैं। सर जो डस्ट है वो मैन मेड एक्टिविटी में नहीं आएगी? देखिए डस्ट मैन मेड एक्टिविटी नहीं है, डस्ट जो सी है बेसिकली वो नेचुरल में आती है, क्योंकि डस्ट तो मिट्टी तो इस ज़मीन पे पहले से मौजूद है, वो इंसान की बनाई हुई नहीं है। हाँ देखिए, इंडस्ट्रियल जब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से किसी एक ख़ास इलाके में लाइक जब घर बनता है
तो मिट्टी का इस्तेमाल होता है, तो वो ये है कि उस एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डस्ट का बैलेंस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बाकी ये डस्ट जो है एक नेचुरल पोल्यूटेंट ही कंसिडर होगा, ये मैन मेड पोल्यूटेंट नहीं है। जी कोई और क्वेश्चन? नो सर। ठीक है जी, ये कुछ पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट हाइड्रोस्फीयर को, एटमॉस्फेयर को या बायोस्फीयर वगैरह को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये आप इजीली आपको इसमें से जो सेवेज है या एग्रीकल्चरल वेस्ट है, इन चीज़ों को आप जानते हैं। इसी तरह जो ह्यूमन मेड है उसमें पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल के लिक्विड एफ्लुएंट्स आ जाएंगे और वेस्ट एग्जॉस्ट आ जाएगा, ये सारे ह्यूमन मेड हैं। इसमें से नेचर मेड कोई भी पोल्यूटेंट नहीं है जो मेजरली आपके हमारे एनवायरनमेंट के किसी भी कंपार्टमेंट को पोल्यूट कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें। सर जो ग्रीन केमिस्ट्री की जो एग्जांपल्स थी उनके बारे में थोड़ा बता दें, और वो किन चीज के एब्रिविएशन है वो भी बता दें। कौन सी चीज? सर ग्रीन केमिस्ट्री की जो एग्जांपल्स हैं। बेसिकली देखें, इसमें आपके रिएक्शंस होते हैं, तो कुछ आपके रिएक्शंस कुछ होते हैं जो ज़्यादा हार्मफुल होंगे, तो कुछ रिएक्शंस होंगे जो लेस हार्मफुल होते हैं। मैंने आपको इसकी एनवायरनमेंट से कोई एग्जांपल नहीं दी, एग्जांपल मैंने आपको एक मैन मेड प्रोसेस की दी है। बेसिकली ये मिथाइल मेथाक्राइलेट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो रिक्वायर्ड होती है। तो इस मिथाइल मेथाक्राइलेट को बनाने के लिए डिफरेंट रिएक्शन स्टेप्स हो सकते हैं। आइदर हम C2MP रूट फॉलो कर लें, IC4 रूट फॉलो कर लें, TVA रूट फॉलो कर लें। तो अब हम ये देखेंगे कि जी इनमें से कौन सा रूट जो सा है मिथाइल मेथाक्राइलेट को बनाने के लिए लेस अनसेफ है, या आप ऐसा कह लें कि जो ज़्यादा सेफर रूट है या जिस रूट को यूज़ करते हुए हम लेस से लेस एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकें, हम उस रूट को प्रेफर करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बेसिकली हमने एक प्रोसेस करना तो है, लेकिन हम यही करेंगे कि हम अवॉइड कर सकें या उस पोल्यूशन के लेवल को मिनिमाइज कर सकें। तो ये बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है कि आप एक चीज़ को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को किसी हद तक कम कर लें या उसको किसी हद तक अवॉइड कर लें, आप रिप्लेस कर दें। आप जिस तरह मैंने आपको डिफरेंट रूट्स बताए हैं, तो होगा ये कि हम देखेंगे कि अगर C2MP रूट जो सा है वो ज़्यादा एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम दूसरे रूट की तरफ चला जाएंगे। फिर देखेंगे कि वो रूट से बेहतर भी कोई रूट हो तो हम उस रूट को फॉलो करेंगे। तो बेसिकली ये हम प्रिवेंशन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट। Any other question? नो सर। चलें फिर ठीक है, हम आज का लेक्चर जो हमसे वो ख़त्म करते हैं। तो जो ये लेक्चर की स्लाइड्स हैं या लेक्चर का मटेरियल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं OCW से या LMS से। ठीक है सर। सर LMS अभी हमारे ना सही तरह ऑपरेट नहीं हो रहे, वहाँ तो सभी नहीं। चलो ठीक है, आप OCW से भी डाउनलोड करते हैं, ये वहाँ पे भी अवेलेबल है चीज़ें। जी ठीक है सर। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।